Hello everyone, welcome to the third episode of Gully Point and Cover in Between. In today's episode, we'll be discussing the game which took place between India and New Zealand at Dharamshala a couple of days back. We know we haven't done a post match for that, but due to certain commitments, we are not able to do so at an earlier point in time. Apart from that, we'll also be discussing the game which resulted in a humiliating defeat to Pakistan against Afghanistan and all the issues and controversies surrounding the same. And towards the end, we'll basically discuss the potential top four, given how the points table is shaping up today. So starting with the इंडिया न्यूजीलैंड गेम आई थिंक वो गेम एक अच्छा इंडिया के लिए टेस्टिंग पॉइंट था सिंस न्यूजीलैंड ने स्टार्टिंग में बहुत स्लो स्टार्ट किया था आई थिंक 10 ओवर के अंदर उनके कुछ 30 से 35 रन थे एंड देन दे कंसोलिडेटेड एंड पर्टिकुलरली मिचेल और रविंद्रन दोनों ने इंडिया की स्पिन बहुत अच्छी खेली एंड द वन पॉइंट विच आई नोटिस्ड वाज दे टारगेटेड कुलदीप यादव जिसकी वजह से जो इंडिया का अभी तक सेट फॉर्मूला था कि हाँ भाई हम बीच के जो 11 से 40 के ओवर से वहाँ पे हम विकेट्स निकाल लेंगे वहाँ पे उनको इतने इजीली विकेट्स नहीं मिले और एक हार्दिक पांड्या को वहाँ से जो इंजरी हुई है वो एक बहुत बड़ा आई थिंक कंसर्न रहेगा अभी सुनने में आ रहा है कि हिल बी आउट फॉर एटलीस्ट 3 गेम्स एंड तो वो एक कंसर्न रहेगा एंड उसके बेसिस पे इंडिया को अपनी स्ट्रेटेजी भी थोड़ी बहुत मॉडिफाई करनी पड़ेगी बिकॉज उससे बैलेंस अफेक्ट होता है अब मेरे साथ पटसारिया और अपूर भी हैं पटसारिया यू वांट टू से समथिंग ऑन दैट हाँ, एक और मतलब जो मेजर टेक अवे है मेरे लिए फ्रॉम द इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड गेम वो है रविंद्र जडेजा की बॉलिंग। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि जब कुलदीप यादव को लोग चाहते हैं अटैक करना तो वो कर लेते हैं, और जब भी गेम टाइट है या फिर ऑपोजिशन ज़्यादा अच्छा खेल रहा है तब कैप्टन को डर लगता है उनको इंट्रोड्यूस करने में कि अभी इनको डलवाएंगे तो ये रन खा जाएंगे। बट ऑन द अदर एंड आई एम जस्ट हाईलाइटिंग हाउ गुड जडेजा इज करेंटली, कि जब भी उनको टाइट सिचुएशंस में भी लाते हैं तो वो गेम रोक देते हैं दूसरों की तरफ से। ये हमने इवन और भी मैचेस में देखा, इवन ऑस्ट्रेलिया जब अच्छा खेली तो जडेजा ने आके टाइट बॉलिंग की। पाकिस्तान के साथ भी सेम हुआ और सिमिलरली न्यूजीलैंड के साथ हुआ। तो वो एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव है। और तो इट वाज अ डिसेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया मतलब। इवन मुझे अपूर लगता है कि मोहम्मद शामी जो हमारी टीम में आए हैं उससे बहुत हम्म। अंतर पड़ा है। अ, लगभग मान लीजिए जो 5 विकेट उन्होंने लिए हैं, अब काफ़ी डिफिकल्ट होगा आगे के मैचेस में जब भी हार्दिक पांड्या फिट हो जाते हैं तो कैसे शार्दुल ठाकुर को आप खिलाएंगे मोहम्मद शामी की जगह, क्योंकि काफ़ी लोग ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर रहे हैं कि शार्दुल ठाकुर इस टीम में क्यों है। बैटिंग डेप्थ हमें चाहिए, हमें पता है रीज़न क्या है उनके सिलेक्शन का। और सही बात है कि वो बीसीसीआई ने और सिलेक्टर्स ने एक बैलेंस के लिए सोचा है, उस वजह से शार्दुल ठाकुर टीम में है। पर शमी ने जितनी मतलब भयानक बॉलिंग करी है उससे एकदम क्लियर है कि बहुत मुश्किल है आगे के मैचेस में उनको बिठाना। बहुत प्रेशर में होगी टीम, कैप्टन, अगर वो शार्दुल ठाकुर को ऊपर खिलाते हैं शामी से तो। वैसे बहुत आगे के मैच में ही नहीं, अगले ही मैच में एक बहुत रिलेवेंट कह लो कि मतलब चॉइस ये है उनके सामने कि शामी को बिठाल के अश्विन को लेके आए। बट वो डिफिकल्ट चॉइस इसलिए है क्योंकि क्या सिर्फ दो पेसर्स के साथ टीम इंडिया अंदर जा सकती है गेम में। तीन हम्म। पेसर्स दो स्पिनर्स चल जाते हैं, बट क्या तीन स्पिनर्स दो पेसर्स के साथ जाएगी, तो वो भी एक डिफिकल्ट चॉइस है जो उन्हें पहले डिसीजन लेना पड़ेगा उस पर। वैसे इंग्लैंड के साथ मुझे लगता है हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, शायद इस टूर्नामेंट की सबसे खराब परफॉर्मिंग टीम है तो उसमें जितना सही है एक्सपेरिमेंट करने हम कर सकते हैं, मुझे नहीं लग रहा कि उससे कुछ खास फर्क पड़ेगा। और और हमको देखना चाहिए, कर लेना चाहिए जो भी करना है, क्योंकि पांड्या अगर अवेलेबल नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि अभी मतलब स्पिनिंग विकेट है तो हम अश्विन को भी खिला सकते हैं, पर शामी को अगेन बिठाना, मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है कि सिराज को बिठा के हम शामी को मौका दें। और एक और पॉइंट इस वाली बात में है कि अगर हम देखें इंडिया के सेमीफाइनल्स और फाइनल देखें तो सारे ऐसे ग्राउंड्स पे हैं जहाँ पे इंडिया हमेशा तीन पेसर्स के साथ जाएगा, क्योंकि कोलकाता छोटा ग्राउंड है, वानखेड़े छोटा है, और अहमदाबाद, तीनों में मतलब एक एक्स्ट्रा पेसर लगेगा। तो क्या गिवन द फैक्ट नाउ दैट
वी हैव क्वालिफाइड, टेक्निकली मतलब हो ही जाना है उसमें। तो क्या हम अभी से वो वाला स्क्वाड खिलाएं जो हम फाइनली नॉकआउट्स में खिलाने वाले हैं? तो उस बेसिस पे भी मुझे लगता है कि शामी का चांस अच्छा है, बट अगेन जैसी न्यूज़ वो रिपोर्ट्स आ रही हैं तो वो लोग कह रहे हैं कि अश्विन विल प्ले दिस मैच, तो देखना पड़ेगा मतलब। और जैसे हम अब जैसे इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, अगला मैच हमारा इंग्लैंड से ही है और आज भी इंग्लैंड और श्रीलंका का मैच हुआ और सरप्राइजिंगली और अनसरप्राइजिंगली इंग्लैंड ने फिर से सरेंडर सही कर दिया। तो क्या रीज़न लगता है कि इंग्लैंड का परफॉर्मेंस ऐसा रहा है इस वर्ल्ड कप में ऐसा? क्योंकि देवर सपोजिटली द टीम टू बीट एज फार एज 50 ओवर फॉर्मेट और वाइट बॉल क्रिकेट इज कंसर्न, बट इस वर्ल्ड कप में तो वो कहीं से भी नहीं लगा है। लगता है उसके पीछे का रीज़न? मुझे लगता है कि जैसे अगर ऑन पेपर देखा जाए तो उनकी बैटिंग लाइनअप अच्छी है। बेलस्ट्रो और मलान के साथ वो स्टार्ट करते हैं, रूट आते हैं, फिर बटलर, स्टोक्स, और बैटिंग डेप्थ भी बहुत अच्छी है। तो बैटिंग का जहाँ तक सवाल है, मुझे लगता है फॉर्म में नहीं है उनके बैट्समैन, मतलब किसी ने भी फॉर्म नहीं दिखाई है। बट मेरे को वो टीम अंडर कुक्ड लग रही थी ऑलरेडी, क्योंकि मेरे को लगा उनके बॉलिंग बहुत वीक है उनकी, अगर देखा जाए तो। करेक्ट। मतलब ये जो सैम करन है, आदिल रशीद अच्छे स्पिनर हैं, बट अगेन मेरे को लग रहा है शायद से ज्यादा दिन रिसेंट में ज्यादा मैचेस उनने कहीं खेले नहीं है, मे बी डोमेस्टिक वहाँ खेले हों। तो बॉलिंग बहुत वीक थी, लेकिन ये सरप्राइजिंग आज की परफॉर्मेंस इसलिए कि बैटिंग ने भी बिल्कुल मतलब कह लो हथियार डाल दिए थे आज, तो वो सरप्राइजिंग है। लेकिन वो फॉर्म का चक्कर मुझे ज्यादा लगता है, बॉलिंग में एक्चुअली क्वालिटी इश्यूज थे। हम्म। मैं ऐसे ही डेटा भी थोड़ा देख रहा था तो मैंने चेक किया कि इंग्लैंड की ओडीआई फॉर्मेट में पास्ट बायलैटरल सीरीज अगेंस्ट इंडिया उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। एंड मुझे ये पता लगा था कि इंग्लैंड आखिरी ओडीआई सीरीज इंडिया में 1984 में जीता है। उसके बाद वो सारी ओडीआई सीरीज इंडिया में हारा है, विच इंक्लूड्स ओडीआई सीरीज अंडर धोनी जहाँ पे वो 5-1, 7-0, 5-2, 6-1 के मार्जिन से हारे। और द सो कॉल्ड रिवैम्ड टीम ऑफ इंग्लैंड पोस्ट 2015 डिबैकल, वो भी इंडिया आई तो वो भी कोई सीरीज जीत नहीं पाई, 2-1, 2-1 से वो दोनों बार हारे। तो आई थिंक हम्म। ये एक मे बी दे हैवंट बीन एबल टू क्रैक द कोड ऑफ प्लेइंग इन इंडिया, particularly in the ODI format. वरना they basically have everything that is needed to win। और अभी उन्होंने न्यूजीलैंड को घर में हराया, बट इंडिया में मे बी आई जस्ट थिंक दे हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक द कोड एंड फॉर्म इश्यूज तो ऑब्वियसली हैं। हालांकि काफ़ी शॉकिंग है ये, क्योंकि ज़्यादातर इंग्लैंड के प्लेयर्स यहाँ पे आईपीएल खेलते हैं, यहाँ पे हर साल ही आते हैं खेलने के लिए, तो पिच से तो फैमिलियर होंगे ही। एज अ टीम क्यों वो लोग नहीं रन बना पा रहे हैं ये नहीं पता। हो सकता है कि वो प्लेयर्स आईपीएल में जिस रोल में रहते हैं, सारे ही टीम्स में वो जल्दी रन बनाने के रोल में ही रहते हैं इंग्लैंड के प्लेयर्स। करेक्ट। यहाँ आके कोई भी उस तरीके से जो एक एंकर का काम करना है वो नहीं कर पा रहा है। कोई भी पारी को खींच नहीं पा रहा है, लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा है। और मुझे लग रहा है रिस्क ले रहे हैं और रिवॉर्ड भी नहीं मिल रहा है, बीच में ही कहीं खो जाते, कोई भी नहीं चल रहा है उस तरीके से। आज आज के मैच में भी वही रहा, सब लोग शॉट्स खेल रहे थे, आउट हो रहे थे। वही मुझे लग रहा है कि एज अ टीम शायद उनको कुछ चेंजेस भी करने की ज़रूरत थी। कुछ ऐसे प्लेयर्स भी होने चाहिए थे जो रूट जैसे, और भी प्लेयर्स होने चाहिए थे जो थोड़ा लंबा खेल पाए, रेदर देन करेक्ट। सब लोग जो उतना अटैकिंग खेल खेल रहे हैं अभी टीम और में। जो ये इंग्लैंड ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, जो न्यू वाइट बॉल रिवॉल्यूशन जो वो लोग कहते हैं, उसमें भी ये था कि वो इंग्लैंड में ट्रू विकेट्स पे खेल रहे थे, जहाँ पे वो हमेशा चला सकते हैं, थ्रू द लाइन मार सकते हैं, और मैं ना प्रॉपर आपका 7-8 का रन रेट चलता रहेगा और बड़े स्कोर्स बन जाते हैं। इंडिया में इतने डिफरेंट ग्राउंड्स हैं, इतनी डिफरेंट पिचेस हैं, उतनी ही डिफरेंट कंडीशंस हैं, वहाँ पे वो लोग ये नहीं मतलब आके पिच असेस करें और फिर अडेप्ट करें उसके हिसाब से। तो मेरे को लगता है वो भी थोड़ा सा लैकिंग है इंग्लैंड की बैटिंग के पार्ट पे। करेक्ट। करेक्ट। So moving on, now we'll move to the more interesting part. Pakistan lost to Afghanistan couple of days back. It has created a lot of uproar and a lot of clamor, particularly from that side of the world. PCB has today released a statement asking, or rather urging everyone, the entire cricket fraternity, to support their team. तो मेरे को एक चीज़ ये याद आ रही है, आई रिमेम्बर एक अभी कुछ टाइम पहले एशिया कप में एक मैच हुआ था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का।
एंड आई थिंक लास्ट 2-3 सालों में बोथ इन T20 और ODI ये लोग अफगानिस्तान की टीम बहुत बार पास आके इन लोगों से हार जाते थे। आई रिमेम्बर नशीम शाह ने इनको एक T20 जिताया था, एक आसिफ अली ने 3-4 छक्के मार के जिताया था। बट इस बार वो फाइनली लाइन क्रॉस कर दी उन्होंने चेपॉक में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि अगर पाकिस्तान वो मैच अब हार चुका है और कल उनका मैच साउथ अफ्रीका से है, सो चांसेस मेरे को पर्सनली अभी भी यही लगता है कि वो लोग कल हारेंगे ही, क्योंकि साउथ अफ्रीका जैसी फॉर्म में अभी है और पाकिस्तान जैसी फॉर्म में अभी है, तो मुझे ये चांसेस बहुत ही कम लग रही है कि पाकिस्तान कुछ कर पाएगा। तुम दोनों को क्या लगता है, कुछ चांसेस हैं पाकिस्तान के? नहीं, पाकिस्तान के चांसेस तो बिल्कुल हैं। टीम अच्छी है, लेकिन अभी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा, जैसा बॉडी लैंग्वेज से भी दिख रहा था उनके कैप्टन के भी और प्लेयर्स के भी, टूट सी चुकी है टीम। और उसका रीज़न है कि मैच हारने के बाद जो रिएक्शन आया सब जगह से, इवन अफगानिस्तान से हारना उनके लिए शायद, उनकी पब्लिक के लिए भी बहुत शर्मनाक था, जिस तरीके से लोग रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं और सब जगह बाबर आजम को जितना लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं, उससे यही लग रहा है कि बहुत मुश्किल है ऐसी सिचुएशन से ऐसे अपने आप को बैक करना, फिर वापस से जीतना, फाइट देना, वो भी साउथ अफ्रीका जैसी टीम को, जो अभी इस टाइम पे अपने बेस्ट क्रिकेट फॉर्म में ही है। एक तरीके से देखा जाए तो हर मैच में 350-400 रन मार रहे हैं। तो और पाकिस्तान की बॉलिंग बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर रही है इस टाइम पे। अगर इनिशियल विकेट्स शाहीन अफरीदी नहीं दिला पाते हैं तो उसके बाद बहुत मुश्किल होगा उस टीम को रोकना। हालांकि मैं विश करूंगा कि पाकिस्तान टीम थोड़ा बेटर परफॉर्म करे, क्योंकि जैसा बैकलैश देखने को मिल रहा है वो नहीं मिलना चाहिए। इवन सीनियर प्लेयर्स उनके, ऐसा लग रहा है कि आज तक, और पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया थी, सारे वर्ल्ड कप जीत रही थी, पहली बार इतना खराब परफॉर्म कर रही है, उस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि सीनियर प्लेयर्स को भी समझना चाहिए, वो भी रहे हैं, वो भी हारे हैं। पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं था कि हमेशा फाइनली खेल के आ रही है, फाइनल जीती है। तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है जैसा रिएक्शन आ रहा है। और उनके यहाँ एक तो ये भी है कि जो भी क्रिकेट खेला है सब लेजेंड्स हैं। कामरान अकमल भी लेजेंड हैं, और हर कोई लेजेंड है वहाँ पे। कामरान अकमल का बहुत सबके अपने इंटरेस्टिंग अपने स्टेटमेंट आया। निकनेम्स भी तो कामरान अकमल ने हैं। बोला है हम्म। कि जो बचे हुए 4 मैचेस हैं वो पाकिस्तान को नहीं जीतने चाहिए, क्योंकि अगर वो 4 मैचेस जीत गए, क्वालिफाई कर गए, तो हम्म। मैनेजमेंट सब भूल जाएगा, उनका ईगो नहीं टूटेगा और रिफॉर्म्स नहीं आएंगे। हम्म। ये भी इंटरेस्टिंग सोच है कि वो लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, वो शॉर्ट टर्म हम्म। नहीं देख रहे हैं इसमें। फोरसाइट बहुत तगड़ी है आई थिंक कामरान अकमल की, एंड व्हिच वाज वेरी हम्म। एविडेंट ड्यूरिंग हिज फील्डिंग एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल। उसके अलावा आई थिंक एक और पॉइंट जो मुझे, आई थिंक इट्स अ कल्चरल थिंग विच हैज अ लॉट टू डू विद हाउ क्रिकेट फंक्शंस इन पाकिस्तान, कि वहाँ पे जो ये लेजेंड वाला कल्चर है, ये इंडिया से मेरे को कभी बार लगता है बहुत ज्यादा है। एक तो हर प्लेयर के अपने अपने निकनेम है। वसीम अकरम इज कॉल्ड सुल्तान ऑफ स्विंग, योर शोएब अख्तर इज कॉल्ड रावलपिंडी एक्सप्रेस, योर शाहिद अफरीदी इज कॉल्ड बूम बूम, जबकि हम जानते हैं कि वो बूम बूम से ज्यादा वो बोल्ड बोल्ड ही होते थे मोर ऑफन देन नॉट। तो वो मुझे कल्चर वो भी बड़ा खराब लगता है, जिसकी वजह से जो प्लेयर जिन्होंने अपने टाइम में इतना अच्छा नहीं किया है, वो जब कमेंट करते हैं प्रेजेंट प्लेयर्स पे, तो वो एक तरह से डिस्करेजिंग सा होता है उन प्लेयर्स के लिए। एंड इवन दो प्लेयर्स बोलते हैं कि वी डोंट हियर द आउटसाइड नॉइज, और हम सोशल मीडिया नहीं देखते, सब देखते हैं। मतलब ट्विटर बिल्कुल। सोच, एंड वो खुद भी नहीं देखते होंगे तो कहीं से उन तक वो बातें पहुंच ही जाती है। एंड हम्म। बाबर आजम, आई पर्सनली लाइक हिम एज अ प्लेयर, पर्सनली लाइक हिम एज अ पर्सन, बट वो जो पोस्ट मैच में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और जो शक्ल थी, वो मुझे देख के लगा कि ही इज वेरी बर्डन्ड बाय ऑल दीज थिंग्स। बिल्कुल। और एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोई अगर लेजेंड के कैटेगरी में आता है पाकिस्तान में, तो बाबर आजम उसमें ज़रूर फॉल करेंगे अभी। बहुत अच्छे करेक्ट। रन्स है, बहुत अच्छे एवरेज है। इवन हो सकता है कि वो शायद अफरीदी जैसा क्रिकेट नहीं खेलते, उस तरीके से हिट्स नहीं लगाते, बहुत अटैकिंग क्रिकेट नहीं है उनका, पर बहुत सेंसेबल गेम है उनका। अभी भी इस मैच में भी जो जिस रन रेट से उन्होंने रन बनाए, वो कुछ खराब रन रेट नहीं थी। आप नॉर्मली देखेंगे तो कोहली भी उसी रन रेट से जाते हैं। अगर कोहली कभी 85 रन पे आउट होंगे तो वो भी उतनी ही बॉल्स पे होंगे जितने पे बाबर आजम थे इस टाइम पे नॉर्मली। तो उनकी तरफ से कोई खराब इनिंग नहीं थी, फिर भी उनको इतना ट्रोल किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत बॉल्स ले लिए हैं, बहुत स्लो रन बनाए हैं, और वही एक रीज़न है। अरे उन्होंने 80 रन तो बनाए, अगर वो 80 रन भी नहीं होते तो आप 200 रन पे खेल रहे होते अफगानिस्तान के साथ में। तो
वो एक बहुत अजीब सी बात है कि बाबर आजम को बहुत, हाँ उनकी कैप्टनसी पे उनको ट्रोल किया जा सकता है, उन्होंने काफ़ी गलत डिसीजन लिए उस मैच में, पर एज अ बैट्समैन तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ उन्होंने खराब किया है उस मैच में जिसकी वजह से उनकी इतनी आलोचना हो रही है। देखना चाहिए, मतलब जो प्लेयर्स कर रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि इतने क्वालिफाइड हैं कि वो बाबर आजम के बैटिंग पे उतना सवाल उठा पाए, क्योंकि पाकिस्तान के कभी भी बैट्समैन कोई बहुत खास ऐसे रहे नहीं है जो वो ऐसा क्वेश्चन कर दे एकदम कि क्यों नहीं खेल रहे हैं। मतलब बाबर और रिजवान दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छा खेल रहे हैं काफ़ी टाइम से, और मुझे नहीं लगता कि उनकी बैटिंग पे उतना क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि वो तेज़ रन नहीं बना रहे। जब पाकिस्तान ने 350 रन चेज किया था श्रीलंका के अगेंस्ट में, तो भी रिजवान ने एक बड़ी इनिंग्स खेली थी और वो इफेक्टिव थी, अगर वो लंबा खेल गए तो वो जिता के गए थे। ऐसा नहीं था कि वो स्लो खेल रहे थे तो हम वो लोग 350 नहीं चेज कर पाए, तो ये थोड़ा समझना चाहिए। और एक तो क्या है कि सारे वहाँ के प्लेयर्स के यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल पे जब तक वो कुछ ऐसा बोलेंगे नहीं, व्यूज़ नहीं आएंगे, तो वो भी एक बात है कि वो लोग को ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसा लगता है, क्योंकि कोई भी इस समय पे मेरे को नहीं लग रहा जो सपोर्टिव हो उस टीम का, हर कोई खराब ही बोल रहा है हर किसी के बारे में, और खासकर बाबर आजम को। राइट। लेकिन ऑल्सो ये एक एक सब, हाँ पटसारिया, हाँ यू हैव समथिंग टू से? हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये सब तो हम देख रहे हैं कि उनका टाइम अच्छा नहीं चल रहा है पूरी टीम का। लेकिन कल मतलब जो मैं एक जगह देख रहा था कि अगर कल साउथ अफ्रीका फिर से जीत जाती है पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो सॉर्ट ऑफ टॉप फोर डिसाइडेड हो जाएंगे कल ही, है ना, कि वो फिक्स लगभग मतलब हो जाएगा कि इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया विल गो थ्रू। ऑस्ट्रेलिया का भी फिक्स हो जाएगा इस, अगर हाँ इस। मतलब क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि जैसे उसके ऑस्ट्रेलिया अगर अफगानिस्तान खेलेगी, आगे वीकर टीम्स को खेलेगी तो हरा ही देगी। तो हम्म। उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि कल तो, जैसे मेरे को एक दो पॉजिटिव्स तो यही लगते हैं कि वो लोग चेन्नई में खेल रहे हैं, तो वानखेड़े वॉज आइडियल विकेट फॉर साउथ अफ्रीकन बैटर्स, क्योंकि फ्लैट विकेट है वहाँ पे और मार सकते हो तुम। चेन्नई में थोड़ा फंस के आता है, तो एक तो पॉइंट वो है। और दूसरा मेरे को लगता है जो बड़ा फैक्टर है कि जब जब पाकिस्तान को बिल्कुल लोगों ने बोल बोल के जमीन पे लगा दिया है कि अब तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, तब तब उन्होंने कुछ करके दिखाया। मतलब ये 2022 जो T20 वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया वाला, उसमें भी देवर ऑलमोस्ट आउट, लेकिन फिर वो वापस आए, सेमीफाइनल भी जीत के फाइनल तक पहुंच गए। तो मैं तो मतलब चाहूंगा जैसे और आप दोनों भी चाह ही रहे हो कि कि पाकिस्तान जीते और टूर्नामेंट को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कर क्या सकते हैं इसको करने के लिए, क्योंकि अभी दैट टीम लुक्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। मतलब अगर कहा जाए तो बैटिंग में वो एग्रेशन नहीं दिखता है, बॉलिंग में वो शार्पनेस नहीं है, तो क्या लगता है क्या कर सकते हैं, कुछ स्क्वाड में चेंजेस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आई थिंक चेंजेस तो ज़्यादा कुछ है नहीं उनके पास करने के लिए। आई हैव हर्ड कि हसन अली इज करेंटली अंडरगोइंग अ फीवर बिकॉज ऑफ विच ही वॉन्ट प्ले टुमारो, तो वो मे बी वसीम जूनियर विल प्ले इन प्लेस ऑफ हिम। आई थिंक पाकिस्तान नीड्स एन इंडिविजुअल ब्रिलियंस टुमारो, बैटिंग में हो या चाहे वो बॉलिंग में हो, किसी एक प्लेयर को विल हैव टू राइज अप टू द ओकेजन एंड डू समथिंग, बिकॉज एज अ टीम मुझे लगता नहीं है वो क्लिक कर पा रहे हैं अभी तक। और आई होप दे डू टुमारो, बट आई थिंक इंडिविजुअल ब्रिलियंस अगर आ गई फॉर सिंस शाहीन अफरीदी ने स्टार्टिंग में, डिकॉक और अगर कल बबू, आई थिंक बबूमा विल प्ले टुमारो बिकॉज ही डिड द प्रेस कॉन्फ्रेंस टुडे, सो दिस इन ऑल लाइकलीहुड he'll play. So if he takes those two early wickets in the power play तो इजी हो जाएगा वहां से। एंड माकरम और वांडर डूसन एंड फॉर लेटर बैट्समैन इतने इजी नहीं होगा चेन्नई में थ्रू द लाइन शॉट्स मारना। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस इज की फॉर मी। नहीं मुझे भी वही क्या, लगता है कि अगर मतलब कुछ करना है तो वो यही है कि अर्ली विकेट्स लेने पड़ेंगे, और बस यही एक की रहेगा, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका ने फिर से वही 350 प्लस 400 स्कोर लगा लिया तो कितना भी अच्छा खेलें बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी जैसी साउथ अफ्रीकन बॉलिंग भी है उसके खिलाफ ऐसा रन बनाना, हाँ आप उनको रिस्ट्रिक्ट करिए 250 280 के बीच में कहीं, तो एक चांस है अच्छा कि आपकी बैटिंग उस तरीके से, आपकी बैटिंग अच्छी है, बाबर आजम रिजवान चल गए तो आपको उस स्कोर तक पहुंचा देंगे। तो टारगेट वही रहना चाहिए कि साउथ अफ्रीका को 280 से ज़्यादा नहीं बनाने देने, और पहले खेलना है तो एटलीस्ट 300 प्लस का स्कोर टारगेट करना है, तभी चांसेस अच्छे हैं कि
जीत सकते हैं। बाकी तो 280 अफगानिस्तान ने भी चेस कर लिए, तो वैसा है, लेकिन वही है नहीं, कि बॉलिंग क्या लारी की क्या है। कल वो अ, दो ऐसे मेरे को जैसे अभी वो शायद से एक अपडेट आया था कि फकर जमान अब फिट हो गए हैं। तो क्या वो लोग साउथ शकील को ड्रॉप करके फकर जमान को ला सकते हैं और इफ्तिकार को ऊपर रख सकते हैं? तो जो उनकी बैटिंग मिडिल ओवर्स में बहुत स्लो हो जाती है, उसमें थोड़ा एग्रेशन बना रहे, थोड़ा सा गेम का पेस बना रहे, तो क्या ये चेंजेस कर सकते हैं? मतलब इमाम उलग से ही ओपन कराएं, लेकिन फकर जमान को या तो मिडिल ऑर्डर या लोअर मिडिल ऑर्डर में लेके आ जाएं। तो क्या वो ये चेंजेस कर सकते हैं? क्योंकि हम जैसे बहुत लोग बोल भी रहे हैं और हमने ऑब्जर्व भी ये है कि इफ्तिकार का फॉर्म अच्छा चल रहा है, बट वो लोग उसको अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं इस समय। कि वो जब तक आता है, जब तक 5 विकेट गिर गए 100 रनों पे, अब वो क्या ही करें? वो रीबिल्डिंग वाला प्लेयर तो नहीं है, वो एग्रेसिव प्लेयर है। तो क्या उधर कुछ चेंजेस आप लोग देख रहे हो? आई थिंक फकर जमान मेरे हिसाब से अगर खेलेंगे तो फिर वो ओपनिंग में ही खेलेंगे, क्योंकि दिस टीम आई थिंक सीज इफ्तिकार अहमद एज अ फिनिशर, एंड वो रोल हम्म। उनको कंसिस्टेंटली दिया भी गया है। सो आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू चेंज इट नाउ। नहीं, वो तो फकर मेरे को, जमान वो तो हमें नहीं पता कि क्या करेंगे, लेकिन मतलब तुझे क्या लगता है कि क्या वो करना चाहिए? क्या उससे कुछ फायदा नहीं, मिलेगा? I think given Fakhar Zaman has been out of form for close to 2-3 months हम्म। now, if you make him bat lower down the other wheel where he won't have a lot of balls to face, it will be very difficult for him. तो अगर आप फकर जमान को ला रहे हो तो you get him in place of Imam Ulaq, because Imam Ulaq, we know he has been he has a lot of intent issues. Even when he scores runs, he करेक्ट। does not score at a really good strike rate. So अगर आप फकर जमान को खिला रहे हो तो make him open alongside Abdullah Shafiq. राइट। Correct. So, moving on from this, we will now talk about our probable top four in the tournament. We are yeah, halfway down the tournament. All teams have played 5 or more matches. So, who do you think, apart from, I think India, South Africa, and New Zealand are mostly through. Like, point out if you think there are any other teams from your side. Who do you think will be the fourth team? I personally feel Australia is going to be that fourth team. Apoor, what do you think? मुझे लगता है पर्सनली कि कोई साउथ एशियन टीम होनी चाहिए। मतलब आई रियली विश कि अफगानिस्तान या पाकिस्तान में से कोई क्वालिफाई करे। श्रीलंका के भी चांसेस मुझे नहीं पता अभी, अगर सारे मैच जीतते तो यहाँ से बनते या नहीं बनते। अगर बन रहे तो इवन श्रीलंका। बांग्लादेश मुझे फॉर श्योर लग रहा है कि बाहर ही है, मैंने नहीं देखा उनको अफगानिस्तान के अलावा कोई मैच खेलते हुए। बांग्लादेश का तो मेरे को आज एक बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ सुनने में आई कि शाकिब अल हसन हैज गॉन बैक टू बांग्लादेश टू ट्रेन अंडर हिज मेंटोर। कि मतलब टीम सारी इंडिया में है और वो बांग्लादेश जाके ट्रेन कर रहा है अपने मेंटोर के अंडर। मतलब आई थिंक ये बांग्लादेश टीम में कुछ अलग ही कंट्रोवर्सी चलती रहती है। कभी तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन की लड़ाई की वजह से तमीम इकबाल को सेलेक्ट नहीं किया जाता, और इट्स वेरी वियर्ड, योर कैप्टन गोइंग बैक टू होम एंड टीम सारी यहाँ पे है, वो वहाँ पे जाके ट्रेन कर रहे, डजंट मेक सेंस। बट सारे तेरे हिसाब से लाइक तेरी लिए कौन सी होगी फोर्थ टीम, और क्या तेरी जो उन टॉप थ्री में से भी कोई तेरा है जो तुझे लगता है वोंट मेक इट टू सेमीज? नहीं, मतलब मेरे को भी लगता है कि सेफ प्रिडिक्शन तो यही है कि ये चार टीम ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंडिया ही जाएंगी। बट आई वांट कि अफगानिस्तान, श्रीलंका, या फिर एक और कौन सी थी कंटेंशन में? पाकिस्तान। 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 हाँ, इन तीनों में से कोई एक टीम जाए। और मतलब कुछ, क्योंकि अब इधर से नहीं तो पूरा जो 19 मैचेस बचे हैं उनमें मतलब कुछ इंटरेस्टिंग रह ही नहीं जाएगा अगर अभी से ये चारों हम्म। करेक्ट। ऑलमोस्ट पहुंच गई। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इंटरेस्टिंग हो, कुछ अपसेट्स हो बढ़िया से। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया और को जाएगा तो फेयर। बहुत अच्छा खुल जाएगा थोड़ा ये पूरा का पूरा सिनेरियो। हाँ, और अगर आई थिंक मतलब हरा बस ऐसे सकता है, बट पोटेंशियल, मेरा साउथ ओनली अफ्रीका में कंसर्न ये है कि पोटेंशियल भी है वो अपसेट्स करवाने का, वैसे ऑनेस्टली बोले तो, क्योंकि नीदरलैंड्स के खिलाफ हार गए थे और अभी देखो तो बहुत डोमिनेट किया है, लेकिन वानखेड़े और कोटला पे किया है। तो मे बी और जगहों पे उनके बैट्समैन फॉल्टर कर जाए, तो देखना पड़ेगा। एंड उनकी भी प्लस बॉलिंग इतनी कोई स्ट्रांग है नहीं। करेक्ट। मतलब अगर आप देखो तो अपार्ट फ्रॉम महमूदुल्लाह ने मारा रबाडा, सेंचुरी। पर फॉर्म में अपार्ट है, फ्रॉम हाँ, हम्म। फॉर्म में है अभी उनकी बॉलिंग। विकेट तो ले रहे हैं बोल इस बार। आई थिंक वो हुआ क्या है कि उस बॉलिंग को इतने रन्स मिल चुके थे ना बॉलिंग करते टाइम कि करेक्ट। उनके हाँ। ऊपर कभी वो प्रेशर ही नहीं आया।
इफ यू आर डिफेंडिंग हम्म 400 रन तो तुम ऑलरेडी उस हिसाब से बॉलिंग करोगे कि हाँ भाई इतने रन है, तुम कैसे स्कोर कर लोगे हमारे लिए. सो अगर आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ दे रिएक्ट वंस दे आर पुट अंडर द पंप. So that will be interesting. So this was all for from today's episode. We'll see you next time, mostly after the India England match, which is scheduled to take place on 29th. So we hope to see you after that. Have a good day and see you post 29th.